हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की सर्वनायक सीरीज़ की सरसंहार का अगला भाग। मेरे यहाँ से लोप होते ही रुकी हुई समय धुरी पुनः चलायमान हो जाएगी। शुभकामनाएं वीरों। ओह, कॉम्बैट्स पुनः सक्रिय हो रहे हैं। युगम ने कहा था कि यांत्रिकाएं स्याह समुद्र में हैं। सर्वप्रथम स्याह समुद्र को तलाशना होगा और इसका उपयुक्त उपाय है उस दिशा की ओर बढ़ना जिधर से इनका हुजूम उमड़ रहा है। यंत्र दानव जिस दिशा से आ रहे हैं उधर ही स्याह समुद्र होगा, क्योंकि वही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। इस भयानक समुद्र में उस एक यांत्रिका को तलाशना कोई भर्ती खेल नहीं है। छपाक। अब तक इस स्पर्धा में तिरंगा मेरी बराबरी पर है। यदि मुझे स्पर्धा जीतनी है तो तिरंगा से आगे निकलना होगा मुझे। अब तक तो इन यंत्र दानवों से केवल बचाव की रणनीति अपना रहा था, परंतु अब यदि लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो रक्षात्मक छोड़कर आक्रामक नीति अपनानी होगी। हौसला बुलंद कर तूफानों का सीना चीर जाते हैं। जब दांव पर हो इंसानियत तो हम इसका सागर भी निकल जाते हैं। मेरी ढाल अधिक देर तक चारों ओर से चलती है। इनकी लेज़र बीम्स का सामना नहीं कर सकती। जल्द ही ढाल खील हो जाएगी और ढाल के बाद मेरा नंबर होगा। ओह, सुकराल की ढाल साकल्य इन लेज़र बीम्स का बखूबी मुकाबला कर रही है। साकल्य पर बीम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरी श्लाका एक बार में एक या दो यंत्रदानों को ही नष्ट कर पा रही है, जबकि तिरंगा का न्याय स्तंभ एक बार में कई यंत्रदानों पर भारी पड़ रहा है। इस गति से तो इन दानवों की सेना से पहले मेरे फेफड़ों से बची सांस खत्म हो जाएगी। अरे, यह तिरंगा इशारे में कहने की क्या कोशिश कर रहा है। यदि हमें इस स्पर्धा में आगे बढ़ना है तो उससे भी महत्वपूर्ण बात, यदि हमें श्रेष्ठ शिशु की रक्षा करनी है तो हमें अपनी शक्तियाँ सम्मिलित करके इन कॉम्बैट्स का मुकाबला एक साथ करना होगा। उत्तम विचार है तिरंगा। मेरी साकल्य और तुम्हारा न्याय स्तंभ मिलकर इन पर कहर बरपा देंगे। ये क्या कर रहे हैं। इन्हें एक दूसरे के विरुद्ध स्पर्धा करनी है। ये कोई टीम मैच नहीं है। सही कह रहे हैं, कह रही है शक्ति। युगम के अनुसार इनकी स्पर्धा पहले श्रेष्ठ शिशु तक पहुँच कर उसे बचाने की है। ऐसे कहीं भी नहीं कहा गया है कि दोनों साथ में कॉम्बैट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ध्रुव सही कह रहा है। वे दोनों ही पानी में सांस नहीं ले सकते। इन्हें जल्दी से जल्दी यंत्रिका तक पहुंचना होगा। तिरंगा और शुक्राल ने संधि करके समझदारी का परिचय दिया है, परंतु वास्तविक दुष्कर कार्य विशेष है। उस यंत्रिका को तलाशना जो श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली है। यंत्र दानवों की सेना को भेजते हुए हम यंत्रिकाओं के समूह तक पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारे मार्ग पृथक होते हैं। तिरंगा, हम दोनों में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मानवता हारनी नहीं चाहिए। उफ, फेफड़े फट पड़ने पर उतारू हैं। ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने को है। इन हजारों यंत्रिकाओं में से उस एक यंत्रिका को इतने कम समय में कैसे तलाशूंगा मैं। यंत्रिकाएं कॉम्बैट्स को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। यह तो किसी माता की भांति प्रजनन प्रक्रिया से गुजर रही हैं। फेफड़ों में श्वास लगभग समाप्त हो चुकी है, पर मुझे हार नहीं माननी है। मुझे तिरंगा से पूर्व श्रेष्ठ शिशु को तलाशना होगा। जन्म देती इन यंत्रिकाओं के लिए फिलहाल इन शिशु से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ओह, श्रेष्ठ शिशु तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। यह क्या, यह नहीं हो सकता। तिरंगा श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली यंत्रिका तक कैसे पहुंच गया। तिरंगा के श्रेष्ठ शिशु के गोंद में आते ही पूरा सारा समुद्र वाष्पित हो रहा है। यह तुमने कैसे किया। इतने कम समय में श्रेष्ठ शिशु को कैसे खोज पाया तुम। मैं शिशु को नहीं, माँ को तलाशा है। शुक्राल, क्या मतलब। यहाँ सभी यांत्रिकाएं तीव्र ऊर्जा प्रस्फुटित कर कॉम्बैट्स को जन्म दे रही थी। सिर्फ एक यांत्रिक ऐसी थी जिससे ऊर्जा प्रस्फुटित नहीं हो रही थी। वह यांत्रिका बुरी तरह तड़प रही थी, पर शिशु को जन्म नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे भय था कि उसके शिशु के बाहर आते ही कली उसके प्राण ले लेगा। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। इस कृत्रिम संसार के कॉम्बैट्स जिन्हें तुम यंत्रदानव पुकारते हो सिर्फ मशीनें नहीं है शुक्राल। ये कलयुग की असुरों की परिष्कृत रूप हैं। इनमें भी वही सारी भावनाएं विद्वान हैं जो इंसानों में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वह भावनाएं दमित हैं। भावनाएं और असुरों में असंभव। असुर से बिना जानते हैं, प्रेम नहीं। तुम तो सतयुग से आए हो ना शुक्राल। क्या तुम्हारे युग में दानवों की माता धनु ने अपने दानव पुत्रों को पुनः जीवित करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए थे। एक शेरनी कैसी मृग का शिकार पूरी निर्दयता से करती है, परंतु अपने शावकों के लिए वह सिर्फ एक माता है जो उनसे लड़ने के लिए पूरे संसार से लड़ जाती है। माँ का कोई जाति धन स्वरूप नहीं होता शुक्राल, वह सिर्फ माँ होती है। और जिस क्षण महर्षि विष्णुदत्त की शक्ति ऊर्जा ने इस भ्रूण को एक दानव यांत्रिका के गर्भ में प्रक्षेपित किया, वह सिर्फ और सिर्फ एक माँ बन गई।
शायद यह तब तक इस शिशु को अपने घर से बाहर नहीं आने देती जब तक उसे उसकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं हो जाता। मेरे मानवीय स्पर्श ने इसे यह एहसास करा दिया कि अब इसका शिशु सुरक्षित है। वाह, आज तुम जैसा प्रतिद्वंदी पाकर शुक्राल धन्य हो गया तिरंगा। यह जीत के सही हकदार तुम ही हो। यह जीत मेरी नहीं है शुक्राल, यह जीत तो मातृत्व की है। यह उस एहसास की जीत है जो हमें बोध कराती है कि संसार के बुरे से बुरे युग में और बुरे से बुरे प्राणी में भी लेस मात्र ही सही अच्छाई की भावना अवश्य होती है। युगम धरित्रीयस्य। कुछ पल पूर्व जो काल मूर्तियों के विजय घोष से गुंजायमान हो रहा था वही शब्दता व्याप्त है। यह इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ द्वंद्व भले ही ना हो, पर इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उस पल के रूप में जब देशभक्त रिएक्टिव हीरो तिरंगा ने मातृत्व के बोध से समय को भी थमने पर विवश कर दिया। ओह, यांत्रिका के कल पुर्जे विखंडित होकर कवच के रूप में शिशु के शरीर में जुड़ रहे हैं। शायद अपने शिशु को सुरक्षित करने का यह इसका अंतिम प्रयास है। शायद समुद्र पूर्णतः वाष्पित हो चुका है और इस वर्चुअल वर्ल्ड के सभी कॉम्बोट्स हमें टारगेट कर रहे हैं। इन्हें इस बच्चे के जन्म का आभास हो गया है। युगम के अनुसार तो यह स्पर्धा शिशु को तलाश करने के साथ ही समाप्त हो जानी थी, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा और इनकी संख्या तो आकाश में तारों के समान है। कैसे बचाएंगे हम इस शिशु को इनसे? कर बुलंद हौसला और बांध माथे पे कफन, आज आसमां के तारों को करना है रणभूमि में दफन। तिरंगा और शुक्राल एक ऐसी जंग के रणभेरी फूंक चुके थे जिसका परिणाम दोनों ही जानते थे, लेकिन जो परिणाम की चिंता करे वह काहे का वीर। च्यूं च्यूं बूम। वीर तो वह होता है जो मौत के साथ जाते हुए 20 और दुश्मनों को अपने साथ लेता जाए। शुक्राल और तिरंगा ने अपने नायक होने के कर्तव्य को स्पर्धा से ऊपर रखकर यह सिद्ध कर दिया कि वो महानायकों के महानायक हैं। अब समय आ चुका है कि वे इस सत्य से अवगत हों कि समय हर कार्य और उसके परिणाम को पूर्व निर्धारण पहले ही कर चुका होता है, जिसे समझ पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, भले वह इंसान कोई महानायक ही क्यों ना हो। काबू, अविश्वसनीय, असंभव। हम भूल ही गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। युगम धरित्रीयस्य। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्किन का इस ब्रह्मांड में आगमन हो चुका है और इसमें आपने भी अहम भूमिका निभाई है वीरों। यद्यपि यह स्पर्धा तिरंगा ने अपनी सूझबूझ और तर्क शक्ति से जीती, परंतु शुक्र शिष्य ने पराजित होकर भी एक नायक के कर्तव्य का जिस प्रकार पालन किया है वह प्रशंसनीय है। तो यह स्पर्धा समाप्त हुई। क्या इस बालक ने कली के कृत्रिम संसार का विनाश कर दिया है? समय प्रत्येक घटना के लिए पूर्व निर्धारित नियमों पर चलने के लिए बाध्य है वीरों। अभी कली और उसके इस कृत्रिम संसार के नष्ट होने का समय नहीं आया है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण कल्किन भी मानवता के नियमों से बंधा हुआ है। जब तक शक्ति का लौ को प्रशिक्षण रूपी भट्टी में दबाया न जाए, सत्य रूपी अस्त्र मोग नहीं होता। काल्किन की शक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि समय के साथ इनकी धार इतनी अखंड और प्रज्वलित हो कि कली के साम्राज्य को काट कर कृतायुग की स्थापना कर सके। कृतायुग, काल्किन का अवतार कृतायुग की स्थापना हेतु हुआ है। कृतायुग अर्थात मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णिम युग, जहाँ सत्य, धर्म और न्याय सत्युग से भी अधिक बलवान होंगे और मानसिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शक्तियाँ अब तक के सभी युगों से अधिक विकसित होंगी। परंतु इससे पूर्व काल्किन को इस योग्य बनाना होगा कि वह इस दायित्व की पूर्ति कर सके। और यह तो आप जानते ही हैं वीरों की किसी भी व्यक्ति की पूर्ण योग्यता का बोध कराने के लिए उसे आवश्यकता होती है एक श्रेष्ठ गुरु की, और यही आपकी प्रतियोगिता का अगला चरण है। काल्किन के लिए श्रेष्ठ गुरु तलाशना और काल्किन को उसका दायित्व सौंपना। यह कौन सा स्थान है? कली का कृत्रिम संसार कहाँ गया? कली और उसका संसार अपने स्थान पर अभी भी विद्यमान है। उसका संहार और उन्मूलन इतना सरल नहीं है शुक्र शिष्य। अब तक असुरराज कली को श्रेष्ठ शिशु के जन्म की सूचना प्राप्त हो चुकी होगी, परंतु जिस समय धारा और आयाम में आप अभी खड़े हैं, यहाँ तक असुरराज कली और उसकी असुर सेना नहीं पहुँच सकती। आपके समक्ष वे ज्ञानखंड उपस्थित हैं जिनके ऊपर संसार के 2 श्रेष्ठतम गुरुओं के त्रयामी अक्ष विद्यमान हैं, द्रोणाचार्य और परशुराम। चौकिया मत वीरों, ये दोनों गुरुओं की आयामिक ऊर्जा है जिनके भीतर इनका संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। आपको इनमें से जो भी गुरु काल्किन के लिए उपयुक्त लगता है उसकी आयामिक ऊर्जा को आप धारण करेंगे और फिर आप में द्वंद्व होगा।
मैं यहाँ बता देना आवश्यक समझता हूँ कि कालकिन के गुरु का पूर्व चयन हो चुका है, यानी कि आप में से जिसने भी गलत गुरु की आयामिक ऊर्जा का धारण किया उसकी पराजय निश्चित है। यदि हम दोनों एक ही गुरु को चुने तो आप दोनों की तर्कशक्ति एक दूसरे पूर्णतः भिन्न है, इसलिए अव्वल तो आपके एक मत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि आप दोनों ने एक ही गुरु को चुना तो स्पर्धा का स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस चयन का आधार क्या होगा? आपकी बौद्धिक तर्कशक्ति। आप दोनों ही गुरुओं के पराक्रम से परिचित हैं। आपका दिमाग जिसे भी कालकिन के गुरु के रूप में उपयुक्त माने उसके आयामिक ऊर्जा धारण कीजिए और द्वंद्व आरंभ कीजिए। मैं गुरु परशुराम को चुनता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ गुरु भला कौन होगा? मैं इनका चयन करता हूँ। आप दोनों इन श्रेष्ठ गुरुओं की समस्त शक्तियों के धारक हैं। आपके मध्य निर्धारण द्वंद्व जब तक चलेगा तब तक कालकिन के सही गुरु की विजय और दूसरे की पराजय नहीं हो जाती। युगम धरित्रीयस्य। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। डार्केस्ट आवर। मैं जानती हूँ कि मुझे लेकर चीता अभी भी असमंजस की स्थिति में है। लोमड़ी की चालों को चीता भी नहीं समझ पाएगा। मोनिका ही लोमड़ी है, ये राज दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आखिर काउंसलर ने लोमड़ी को वॉर में शामिल होने के लिए अप्रोच कैसे किया, यह बात अब तक मेरे लिए रहस्य बनी हुई है। टेलीपैथिक ब्लास्ट। बूम। वे किलर्स हम पर फायर करने वाले थे। थैंक्स सीना। बचो सीना हो, अभी बच्ची हो तुम और इस जंग में बच्चों के लिए जगह नहीं है। कच। बूम बूम। क्या वाकई? अपना और अपने टीममेट्स का ध्यान रखने के लिए नहीं, दुश्मन को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम हूँ मैं। उम्मीद है यह ट्रेलर तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। प्रणाम। लगता है तुम्हारी टकली आंटी वाली संबोधन से अप्रसन्न हो गई है। टू बैड। वैसे मेरा ऑफर अभी भी खुला है टकली आंटी। अपने किलर लीग के बिलों खुलेआम खींच लो। बदले में मैं तुम्हें अच्छा वाला बादाम का तेल ला कर दूँगी, 100% बालू आने की गारंटी के साथ, वरना पैसे वापस। व्यंग बाणों से नफरत है मुझे। वैसे भी तुम लोगों का तमाशा ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। तमाशा वो तेरा नहीं चलने वाला जाहिल औरत। होश ठिकाने रहा अपने। पूरी दुनिया मरने की कगार पर पहुंची हुई, आखिर किस पर राज करना चाहती है तू? राज? हा हा हा। तुम लोगों को लगता है कि हम सब इस अंडरग्राउंड सिटी पर राज करने के लिए कर रहे हैं? भारतों को मौत की कगार पर पहुंचाने वाले तुम सुपर विलेंस नहीं, तुम सुपर हीरोज हो। अब और नहीं, यह राज करने की लड़ाई नहीं है, अधिकारी को लड़ाई है। हमारी लड़ाई मानवता के खिलाफ नहीं बल्कि तुम सुपर हीरोज के खिलाफ है। हमारी यानी तुम्हारे अलावा और भी पागलों की जमात है। मेरी पार्टनर का स्वागत करो। स्पाइडर्स? कौन है यह? और आते स्पाइडरमैन को मिस क्यों कर रही है? यह मैडम फॉक्स है। कुछ महीने पहले इसने मुंबई में काफ़ी बड़ा हंगामा किया था। विस्तार से जानने हेतु पढ़े डोगा परमाणुशील कम्युनिटी स्टार विशेषांक अंगारे। डोगा परमाणु और शक्ति ने इसकी उत्परिवर्तक सेना को खात्मा किया था और ये स्पाइडरमैन को याद नहीं कर रही है। स्पाइडर्स? ये अपने स्पाइडरमैन में आ रही है। ओह माय गॉड। हंसिए पर पहुंच चुकी मानवता को बचाने का एकमात्र रास्ता है मानव से अधिक शक्तिशाली होना। म्यूटेशन ही मानवता का लास्ट सर्वाइवल अल्टरनेटिव है। इट्स वॉर टाइम। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। मुट्ठी भर सुपर हीरोज मिलकर अपनी इच्छा शक्ति के दम पर सुपर विलेंस की पूरी सेना का सफाया कर देते हैं। यह कंसेप्ट तो अच्छा है, पर अफसोस व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। सुपर विलेंस की संख्या और एकता तुम सुपर हीरोज से कहीं अधिक है, और परिकल्पित अवधारणा में हम में से कोई यकीन नहीं रखता। ऑक्टोपस गैंग की शक्तियों का नया अहम और विस्तार दिया है मैडम फॉक्स ने। मुझे फीमेल एम्पावरमेंट स्कीम हमेशा से ही घपले वाली लगती थी। फिलहाल अपनी टीम की फीमेल्स का एम्पावरमेंट की कामना करो, क्योंकि हमारा सबसे घातक हथियार सीना डाउन हो चुकी है। डैम इट। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले बार।